Myself Khushi Singh, I study in class 8 by a Scholar Educare Competition School. Today we solve a math question. Find the greatest number of 6 digits which is the perfect square. ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, जैसे कि सबसे बड़ा नंबर है 9999999। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसे पहले जोड़ा लगाना होगा। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसे हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है एसएसटी, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज। जनजातीय समाज और उनकी आर्थिक व्यवस्था। जनजातीय के समुदाय भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है। देश की बड़ी जनजातीय संख्या इन राज्यों में रहती है, जैसे उत्तर प्रदेश में 23.22%, उड़ीसा में 14.46%, और बिहार में 11.26%, महाराष्ट्र में 11.18%, छत्तीसगढ़ में 31.8%, गुजरात में 9.29% और राजस्थान में 8.10%। वे छोटे राज्यों में व्यवस्थित हैं, जैसे गोवा, दरादी और नगरी हवेली, लक्षद्वीप, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय इत्यादि। सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या गोंड, भील, संथाल, मिजो और आरोन है। कुछ जनजातियाँ वन व पर्वतीय स्थान में रहती है, तो कुछ अन्य ग्रामीण और शहरी इलाके में जा बसती है। वे छोटे घरों में रहती है, जिसमें 1 या 2 कमरे होते हैं। सामान्यतः पेड़ से घिरे स्थानों पर या झुंडों में 2 या 4 विपरीत कतरों में बनी झोपड़ियों में रहते हैं। उनके घर पत्थर से बने होते हैं या फर्श पर मिट्टी की लेप होती है। दीवार मिट्टी और छत छप्पर की बनी होती है और भेड़ बकरी जैसे पशु को पालते हैं। वह अपने मूल आवश्यकताओं की पूर्ति साप्ताहिक बाजारों से और छोटे व्यापारिक रीतियों से करते हैं। वे कई प्रकार के आर्थिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, जैसे शिकार, मछली पालन, पशुपालन, मक्खी पालन इत्यादि। घरेलू, आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यों में स्टिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वे ईंधन की लकड़ियाँ एकत्रित करती हैं, पानी लाती हैं और घर के कपड़े सफाई, घर की धुलाई इत्यादि करती हैं। इसके अतिरिक्त वे कृषि कार्य भी करती हैं। पुरुष वनों की कटाई, कृषि के लिए भूमि के उपयुक्त करना और भूमि को जोतने के लिए कार्य करते हैं। जिस पुरुष के स्तर ऊंचे होते हैं वह 2 पत्नियां रखता है। नेक्स्ट है उत्तरी पूर्व भाग में जनजातीय विद्रोह। मतलब उत्तर पूर्व भाग में जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? प्रथम जनजातीय विद्रोह खासियों द्वारा देश के उत्तर पूर्व भाग में हुआ था। खासी एक महत्वपूर्ण जनजातीय है जो पूर्व के जेदियो पर्वतों, पश्चिम के गारो पर्वतों में रहती है। वे शक्तिशाली थे। जो खासी द्वारा
जो खासी द्वारा जनजातीय विद्रोह किए थे वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। खासी का सरदार तीरथ सिंह नोगलक अपने प्रदेश में अजीब को बाहर करना चाहता था। उसने असंख्य यूरोपियों और बंगालियों को मार डाला। उन्होंने यूरोप केंद्र को जला बिंदियों से मुक्त कर दिया। असम की राजनीतिक दला में मीरकट की तलाश की चेरी पूंजी और प्रस्थान किए। तीरथ सिंह ने अन्य जनजातियों जैसे कोट और सिंह की मदद अंग्रेजों को भगाने के लिए की। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को बहुत भय उत्पन्न कर दिया। इसलिए अंग्रेज अधिकारी खांसी के विद्रोह हो गए और उसके बाद दूसरी खांसी गांव जलाने लगे। अंत में 1833 में तीरथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। और जब लास्ट विद्रोह चल रहा था तो तीरथ सिंह ने 1833 में ख़त्म कर दिया। छोटे नागपुर में विद्रोह सबसे अधिक तीव्र और अधिक जनजातीय विद्रोह छोटे नागपुर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में हुआ है। प्रथम विद्रोह कोल था जो 1820 में हुआ था। 3 वर्षों के बाद बिरसा मुंडो ने 1830 से 31 में छोटे नागपुर क्षेत्र में विद्रोह किया। इस विद्रोह का परिणाम राजस्व का नया नियम था जो बाहरी लोगों को देना पड़ता था और सरकार में न्याय की राजस्व नियंत्रित भी आरंभ हुई। शीघ्र ही यह विद्रोह बड़े क्षेत्रों में फैल गया जिसमें हाजीबाग, पलमू, सिंहभूम प्रमुख थे। हजारों लोग जला दिए गए और मारे गए। उन्हें संभालना एक कठिन कार्य था। उन्होंने 1876 में विद्रोह किया और कप्तान मैकपर्सन के शिविर को हमला करके उन्होंने आत्मसमर्पण के लिए विश्व किया। दूसरे जनजातियों ने भी 3 वर्षों तक उनका साथ दिया। अंग्रेज ने बुद्धिमानी से कार्य किया और उन्हें दबा दिया। उन्होंने खंडों के नेता को बुलाया और उसे एक मुखिया बना दिया जिससे खोट शांत हो गए। संथाल विद्रोह था 1855 और 1856 के बीच में हुआ था और ये छोटा नागपुर में ही हुआ था। यह विद्रोह जमींदारों, महाजन और अंग्रेज अधिकारियों के दमन के विरुद्ध हुआ था। सिंधु और कोहिम भाइयों के भागलपुर और राजमहल के मध्य रेलवे संचार दस्तवज कर दिया। वे पूर्णतः नियंत्रित में थे। उन्होंने तलवारों और विषादीले तीरों से यूरोपियों पर बंगालियों पर हमला कर दिया और उनके रेलवे कर्मचारियों और पुलिस वालों को मार डाला। अंग्रेज विरुद्ध या वन विरुद्ध 1856 तक चला। अंग्रेज उनके विरुद्ध लगातार हमले करने रहने पर विवश हो गए। उन पर अत्यंत अमानवीय अत्याचार का सिलसिला चला। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का जन्म छोटे नागपुर में हुआ था 1857 में। आदिवासियों के विदेशी सरकार से मुक्ति पाने के लिए तीव्र संघर्ष के उपरांत की जिम्मेदारी 1857 तक उतनी करते रहे। 21 वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा ने 1995 में एक नया विश्वास जारी किया। स्वतः ही हिंदू विचार ने उसे प्रभावित किया। उसके विश्वास के कारण उसके असंख्य शिष्य बने और जल्दी ही ईश्वर के नए अवतार और वे चिंतित हो उठे। इसलिए बिरसा मुंडा को पकड़ने का निर्णय लिया गया, परंतु बिरसा मुंडा को एक दिन में पकड़ना सरल ना था क्योंकि उसके पीछे बहुत लोग थे। अगस्त 24, 1895 को जब बिरसा मुंडा सोया हुआ था तो अंग्रेज ने उसे पकड़ लिया और किसी के विरुद्ध करने में रांची ले गए। शीघ्र ही जनवरी 1896 को लोग के प्रतिरोध के कारण उसे मुक्त कर दिया गया। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस। इसमें सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Occurrence of microbes. The organs which are too small to be seen through the naked eyes can only be seen through the microscope are called microorganisms or microbes. Causing microorganisms are called pathogens. They are found everywhere and can survive the extreme condition of ice, cold climate, hot spring. Microorganism means होता है सूक्ष्म जीव।
जो हम अपनी नन्ही आंखों से नहीं देख सकते हैं, और इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहीं पर भी जिंदा रह सकते हैं, बर्फ़ में, गर्मी में या फिर बरसात में। द साइंस विच डील विथ स्टडी ऑफ माइक्रो आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजीज। जो साइंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं उन्हें माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। Microbiologists have found microbes just about everywhere in soil, air, animal, plant, rock, of even inside us. जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं वो सभी जगहों पर रिसर्च करते हैं, जैसे मिट्टी, पानी, जल, वायु, पशु, etc. Major group of microorganisms. There are major group five group of microorganisms: bacteria, fungi, algae, protozoa, virus. Bacteria are single celled microbes. The cell structure and similar than that of God. Other organisms are here to the no nucleus membranes bound organelles. Hence the called no membranes enclosed. It has no mitochondria or chromoplast. Mostly they are acyclic. जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल के होते हैं और इनमें सेल मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियस दोनों नहीं होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, दोज क्लासिफाइड अंडर दोज फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, lubricant, spirits और some examples बैक्टीरिया। जैसे some examples हैं कोकी, बैक्टीरिया में ऑटोस्फेयर और मे बी हेट्रोस्फेयर। बैक्टीरिया जो होते हैं वो दोनों में होते हैं, ऑटोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर। सम बैक्टीरिया आर chromoplast, prepare our food, help the chemicals, they aerobic or anaerobic bacteria grow, multiply only when they get favorable condition of growth. During unfavorable condition, bacterium cell from the protective covering around the cycles. जो बैक्टीरिया होते हैं वो हाइड्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक दोनों में होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो अपना भोजन खुद से ही बनाते हैं। नेक्स्ट है फंगी। दोज आर सिंगल सेल्ड और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. Those are mostly found in warm and humid places. Yeast, mold, millets are some example of fungi. They do not have chlorophyll, so they do not prepare their own food. Some fungi are useful to some fungi are harmful. For example, in human beings, fungal disease spread through contact. फंगी ये जो होते हैं सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये जैसे कि ये ब्रेड मोल्ड में लग जाते हैं और ये अपना ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। और कुछ फंगी होते हैं जो लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट है एल्गाई। दोज आर सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. दोज आर मोस्ट सिंपल एंड प्रिवेटेड प्लांट्स. द एल्गाई इज रिच chlorophyll. Those are present in seas, pond, river and even snow. जो एल्गाई होते हैं वो सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये सीज में, पाउंड में, मतलब रिवर में और तालाब में पाए जाते हैं. प्रोटोजोआ. Those are single cell microorganisms. They are animals that first appear on the earth. The most found soil, fresh water and marine water. Amoeba, protozoa, algae are some example of protozoa. Some protozoa are found living organisms cause disease like malaria, कालाजार, etc. जो प्रोटोजोआ होते हैं वो सिंगल सेल्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये सबसे पहले जानवर में पाए गए थे पृथ्वी पर,
जो some protozoa are found living organisms, जो कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और प्रोटोजोआ से कुछ डिसीज भी होते हैं जैसे कि मलेरिया, कालाजार, etc. फिफ्थ है वायरस. They are smallest microorganism that can only seen under the electron microscope. ये बहुत ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम लोग अपने सूक्ष्म आंखों से तो क्या माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते. इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप चाहिए. वायरस आर सेड टू द नेदर लिविंग एंड नॉन लिविंग बैक्टीरिया ऑफ इनफॉल्स वायरस. सम एग्जाम्पल ऑफ वायरस. वायरस के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले कोरोना आया था, वैसे ही और भी ज़्यादा वायरस होता है. थैंक यू. Well, myself Khushi Singh, I study in class 8 by a Square Educare Competition School. Today let's discuss chapter 3 in English. This chapter name is Saint Joseph in this forest. इसका मतलब है सेंट जोसेफ फॉरेस्ट में. There was once upon a time mother who had 3 daughters, and the eldest of whom was rude and wicked. The second was bitter, although she had faults, but youngest was precious, good child. The mother, however, was so strong that it was just account she often sent the poor girl out in the great forest in order to ride to her, for she thought she would lose her and never come back again. But her guardian angel, which every good child has, did not forsake but always brought her into right path. इसका मतलब है एक समय की बात है, एक माँ थी जिसके 3 बेटी थी, और वो उसकी सबसे बड़ी बेटी घमंडी और दुष्ट थी, और दूसरी वाली थोड़ी अच्छी थी, और तीसरी वाली दोनों से अच्छी थी. और वो एक माँ भी बहुत अजीब थी. अपने सबसे बड़ी बेटी जो घमंडी थी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और बाकी दोनों से नहीं करती थी. और जो सबसे छोटी वाली बेटी थी उसे अक्सर वो जंगल में भेजा करती थी ताकि उसे कोई लेके जाए और वो फिर दोबारा घर ना आए. और सेंट जोसेफ थे जो एक गार्डियन एंजल हैं जो किसी भी अच्छे बच्चे को कहीं पर भी गुम नहीं होने देते और हमेशा उन्हें राइट पाथ पे लेके जाते हैं. Once, however, the guardian angel behaved as if we are not there, and the child again not find her away the forest again. She was the counselor unit every evening come, then the sea was teeny light drudge the distance run of the ones and come the little horse. जो छोटी लड़की थी वो एक दिन जंगल में खो गई और वो सेंट जोसेफ के घर के पास जा पहुंची और उसने दरवाज़ा को खटखटाया. सी नॉक द डोर ओपन एंड सी कम द डोर वेयर द नॉक्ड अगेन द ओल्ड मैन हु इज स्नो white bread and looked venerable, opened it of the, and he was other than Saint Joseph. He said quite cutely, kindly, come dear child, set yourself on my little chair, my fire, and warm yourself. I will fetch you clean water and thirsty, but here in forest I have nothing for of you to eat, but I have couple roots which you must forsake the boil. उन्होंने गार्डियन एंजल ने उनको लगा कि उसे प्यास लगी होगी और उन्होंने उसे पानी दिया और उसे बोला कि जाओ और तुम जाके नहला लो, क्योंकि वो बहुत ही गंदी हो चुकी थी. और उनको लगा कि बच्ची को भूख लगा है तो उन्होंने उसे पानी पीने के लिए दिया. बट उन्होंने कहा हियर इज फॉरेस्ट, यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है. The girl escaped and cleaned then the brought the piece of pancake and bread that her mother had given her, tacked with the mix all together in pan. The cook cooked herself and thick soup. When it was ready, Saint Joseph, I am hungry, so give me some your food. The child quite willing and give him more than kept for herself, but God bless was with her, so that was satisfied.
उसकी मम्मी ने उसे पैनकेक और ब्रेड दिए थे और वो उसको मिक्स करके और उसे एक सूप बनाई। तभी सेंट जोसेफ आए और बोले कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम अपना खाना मुझे दोगी? उसने बोला कि आप और मैं दोनों आधा आधा बांट करके खा लेते हैं। और उस समय उसके साथ भगवान थे, सो दैट शी वॉज सेटिस्फाइड, और वो उसी में संतुष्ट थी। When they are eaten, Saint Joseph, now I will go to bed. I have, however, only one bed. Lie yourself in it. I will lie no ground and straw no answer. See, stay in your bed. I straw soft enough for me. But Saint Joseph took the child in the arms, carried her into the little bed, and there she said her prayer for it. सेंट जोसेफ ने कहा अब सोने चलते हैं। तो सेंट जोसेफ सोने गए। तो उनके पास एक ही बेड था और उन्होंने बोला मेरे पास तो एक ही बेड है और हम दोनों कैसे सो सकते हैं? तो सेंट जोसेफ ने बोला कि मैं घास फूस पे सो जाता हूँ, तुम बेड पे सो जाते हो। लड़की ने जवाब दिया कि घास फूस पे मैं सो जाती हूँ और आप बेड पे सो जाइए। सेंट जोसेफ ने बोला कि दोनों एक ही बेड पे सो जाएंगे, तुम मेरे बाजुओं में सो जाना। थैंक यू। अब दूसरा सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में हम लोग पढ़ने वाले हैं मित्रता। जब कोई युवक पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर संसार में अपनी पहचान बनाता है, तब पहली कठिनाई उसे मित्रों का चुनाव करने में आती है। मान लीजिए कि जब कोई युवक अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे सबसे पहले अपना मित्र बनाना होता है और यही उसकी सबसे पहली कठिनाई होती है। यदि उसकी उपस्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रही तो उसके जान पहचान में लोग धक्कावड़ी बहुत चलते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोग उसके मेलजोल हो जाते हैं। यही मेलजोल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में पारित हो जाती है। मित्रों का चुनाव की उपयोगिता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है, जबकि चित्त कोमल और हर तरह की संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरमजित और हमारी प्रवृत्ति उपयुक्त रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति समान है, जैसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढल जाता राक्षस बन जाए या देवी। ऐसे लोग के साथ हमारी कल्पना के लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प हैं वो, क्योंकि हम उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेने पड़ती है। उस पर लोग के साथ करने वाला भी बुरा होता है जो हमारी ही बातों के ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसे दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रखता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों का प्रत्यय बहुत कम रहता है। यह विवेक के काम के लिए किया जाता है जो भय नहीं रहता है, पर युवक पुरुष प्राय विवेक से ही काम लेते हैं। जैसे आश्चर्य की बात है कि लोग के घोड़ा लेते हैं तो उसे 100 गुण दोष को परख कर लेते हैं। किसी को मित्रता बनाने से पूर्व उसके आचरण और स्वभाव आदि की विचार अनुशासन कर लेना नहीं करते और वे उसमें सब बात अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत की ढंग, चतुराई या साहस, ये 2-4 बातें किसी में देखकर और लोग चटपटा उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग नहीं सोच सकते कि मित्र का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका बहुत कम मूल्य है। यह बात हमें नहीं सोचती कि ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। यह एक प्राचीन विद्वान का कथन है, विश्वास जारी पत्र मित्रता से बड़ी भारी रक्षक रहती है। जिससे ऐसे मित्र मिल जाए जो उसे समझना चाहिए जो खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन संकल्प की एक औषधि है। हमारे अपने मित्रों में यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्प से दृढ़ करेंगे, दोष और त्रुटियां हमें नहीं बचा पाएंगे, हमारे सत्य, पवित्र और मृदा के प्रेम को पुष्ट करेंगे।
सारांश यह एक हमारे उत्तम जीवन का निर्वाह में एक तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता उद्यम उत्तम वैद्य किसी निपुण और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य का कोमल होता है। ऐसी ही मित्रता करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। छात्र अवस्था में मित्रता की धुन सवार हो जाती है। मित्र हृदय से उभर पड़ते हैं। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उमंग होती है ना उतनी खिन। बाल मित्र जो गमन करने वाले आनंद होते हैं वह और कहाँ। ऐसे मधुर और अनुरगित होते हैं। कैसे अपार विश्वास होता है। हृदय में कैसे उगम निकलती है। वर्तमान में कैसे आनंद उद्यम दिखाई पड़ती है। और विश्व में संबंध में कैसे लुभाई वाली कल्पनाएं मन में रहती है। कितनी बात लगती है कि कितनी बातों में जल्दी मना होता है। सहपाठी की मित्रता इस उक्त में हृदय की कितनी भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ होता है। किंतु जिस प्रकार युवक पुरुष की मित्रता स्कूल के बालकों की मित्रता से दृढ़ शांति और गंभीर होता है, उसी प्रकार हमारे युवावस्था की मित्रता बाल्य काल की मित्र से कई बातें भिन्न होती है। मैं समझ सकता हूँ कि मित्र चाहे बहुत अच्छे से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। इस पर कल्पनित आदर्श से तो हमारा कम जीवन में झंझट नहीं चलते। सुंदर प्रतिमा मन भावना चले और स्वच्छ प्रतिकित ये ही दो चार बात देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम के स्थान देने वाले मित्र में कुछ अधिक बात चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जो गुण की तो हमें प्रसन्न करे और हमें स्नेह ना करे सके, जिससे हम अपने छोटे छोटे कामों ही हम निकाल जाते हैं पर भीतर ही भीतर घृणा करते हैं। मित्र सच्चाई पथ पर प्रदेश के समान होता है जिस पर एक पूरा विश्वास कर सके। मित्र भाई के समान होना चाहिए जिससे हम अपना प्रतिपात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक ही हानि या लाभ को दूसरे अपने हानि या लाभ समझे। थैंक यू। Myself Khushi Singh, I study in class 8 by a scholar education competition in school. Today I am tell about Rani Lakshmi Bai. Rani Lakshmi Bai was great warrior freedom fighter of India. She is also known as Jhansi Ki Rani. She was born on 19 November in 1828. Her father's name was Morapant Tambe and mother name was Bhagirathi Bai. Rani Lakshmi Bai was called Manu Bai in childhood. Manu got married from Raja Gangadhar Rao. She gave a child Damodar Roy. He was dead and Raja Gangadhar Rao was adopted a child and his name was Damodar Roy. Thank you. Good morning everyone. My name is Janu Kumari. I read in class 7 by Scholar Junior Competition School. My father's name is Mr. Mahesh Chavan. My mother's name is Mrs. Sima Devi. I read in class 7 with my self introduction. आज हम लोग पढ़ेंगे अंधेर नागरिक। महंती जी, बेटा नारायण दूर से तो यह शहर बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, जाकर भिक्षा ले आओ तभी भगवान का भोग लगेगा। नारायण दास, गुरुजी यह नगर तो बहुत सुंदर है, पर अगर भिक्षा भी अच्छी मिल जाए तो तभी आनंद आएगा। महंत जी, बेटा गोवर्धन दास तू परिश्रम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास, क्यों सब्जी वाली, भाजी क्या भाव है? भाजी टके सेर। गोवर्धन दास, सब सब्जी टके सेर, वाह वाह, तब तो बहुत आनंद की बात है यार, तभी चीज़ टके सेर मिल रही है। हलवाई के पास जाता है। गोवर्धन दास, क्यों हलवाई भाई, तुम्हारी मिठाई क्या भाव है? हलवाई टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, आनंद ही आनंद है, सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नागरी का क्या नाम है? हलवाई
अंधेरी नागरी। गोवर्धन दास, और यहाँ की राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह। अंधेरी नागरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। हलवाई, भाजी बाबा जी कुछ लेना है तो ले लो। गोवर्धन दास, बच्चा भीख मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत, बेटा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भरी मालूम पड़ी है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। महंत जी, बेटा मुझे नारायण दास ने कहा था कि यहाँ सभी चीज़ें टके से मिलती हैं, मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बेटा यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है? यहाँ टके से भाजी और टके से खाजा मिलता है। गोवर्धन दास, अंधेर नागरी, चौपट राजा, टके से भाजी, टके से खाजा। महंत, बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, यहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। गोवर्धन दास, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊँगा, यहाँ तो आनंद ही आनंद है और जगह तो दिन भर भिक्षा मांगने पर भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूँगा। महंत, देख मेरी बात मान ले, नहीं तो पीछे पाएगा। मैं तो जा रहा हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट में पड़ो तो मुझे याद कर लेना। यह कहते हुए महंत जी चल पड़े। राजा मंत्री और दरबारी लोग बैठे हैं, पीछे से दुहाई शब्द होता है। राजा, कौन चिल्ला रहा है? उसे जल्दी बुलाओ। 2 सवेक फरियादी को लाते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज, दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज कल्लू बनाए की दीवार गिर पड़ी, जो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, अन्याय हो हुजूर। राजा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। सिपाही दौड़ कर जाते हैं और बनिए को पकड़ लाए। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर क्यों मर गई? कल्लू, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर गई। राजा, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कालू जाता है और सिपाही कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, कारीगर, इस बकरी कैसे मर गई? कारीगर, महाराज चुनने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। कारीगर, महाराज चुने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा उस चुने वाले को बुलाओ। कारीगर चला जाता है, चुने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे चुने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चुने वाला, महाराज ने चूने में पानी अधिक डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा, तो भिरचित को पकड़ लाओ। भिरचित लाया जाता है। राजा, क्या रे भिरचित, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। भिरचित, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशाक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी अधिक आ गया। राजा, भिरचित को निकालो, कसाई को बुलाओ। कसाई को लाया जाता है। राजा, क्यों रे कसाई, तूने इतनी बड़ी मशाक क्यों बनाई? कसाई, महाराज गढ़िया ने टके की ऐसी भीड़ मेरे हाथ भेजी कि मशाक बन गई। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, कड़ियों को बुलाओ। कड़ियों लाया जाता है। राजा, क्या रे कड़िया, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? कड़िए, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई, उनके भय में मैं छोटी बड़ी भेड़ का इसे ख्याल नहीं कर पाया, मेरा कोई कसूर नहीं। राजा,
इसे निकाल कर कोतवाल को बुलाओ। कोतवाल को पकड़ लाया जाता है। कोतवाल, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं, ले जाओ। कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़ के लाया जाता है। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा था। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नहाकर यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े रहे। 4 सिपाही अचानक गोवर्धन दास को पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मजा चलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, यह आफत कहाँ से आ गई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ रहे हो? सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ है। जब फांसी देने के लिए उन्हें गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों को महाराज ने अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ है कि मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी के मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा देना जरूरी है, नहीं तो अन्याय न होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं तो नहाकर मारा जा रहा हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी आप कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। गुरुवर्धन चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी दे रहे हैं। सिपाही, अरे चुप रहो, राजा का हुक्म भला कहीं टाल सकता है? गोवर्धन दास, हाय मैं गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ, मुझे बचाओ। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह दशा? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दबकर मर गई, इसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी मुझे बचा लो। महंत, चिंता मत कर, भय चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं और गुरुजी गोवर्धन दास के कान में कुछ बोलता है। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी मुझे फांसी पर चढ़ने दो। दोनों में वाद विवाद होता है। सिपाही चकित है। तभी राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, राजा चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, और गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा। मालूम नहीं पड़ रहा है कि बात क्या है। राजा, महंत जी से बाबा जी बताएं कि आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं। महंत जी, महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। गोवर्धन दास, मंत्री, तब तो मैं फांसी पर चढ़ूंगा। गोवर्धन दास, नहीं, मैं ही चढ़ूंगा, क्योंकि मुझे हुक्म हुआ है। गोवर्धन दास, नहीं, मैं चढ़ूंगा, क्योंकि मेरे सबब में 2 दीवार गिरी थी। राजा, चुप रहो, सब लोग राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग में जा सकता है। हमें फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी करो। लोग राजा को फांसी पर लटका देते हैं। थैंक यू।